सो वी वर डूइंग एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। इसमें हमने कल काफी कुछ देख लिए थे। द ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, जिसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, ऐसा ऑफर होना चाहिए। सोशल, डोमेस्टिक, रिलीजियस, मॉरल, इन सब में नहीं होता है। बाय डिफॉल्ट अलग से लाके जोड़ना पड़ता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जबकि कमर्शियल एग्रीमेंट्स में बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। द ऑफर मस्ट हैव इट्स टर्म्स डेफिनेट एंड क्लियर। और यदि ऑफर में नहीं है तो सिचुएशन से भी क्लियर हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट हमको करना है। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। फिर हमने कर लिया था ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी। द केस लॉ इज लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। जब तक सामने वाली पार्टी को ऑफर का पता नहीं पड़ रहा है तब तक उसने एक्सेप्टेंस का एक्ट कर भी दिया तो भी उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। पहले ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, फिर ही एक्सेप्टेंस वाला एक्ट मायने रखेगा। ठीक है, द ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द ऑफरी। हमें ऑफर क्यों देना है? सामने वाले की कंसेंट लेने के लिए। सिंपली आपने कोई एक स्टेटमेंट दे दिया कि मेरा इंटेंशन है मैं बेचना चाहता हूँ 50 लाख में, या कोई एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर दी, या फिर प्राइस की इंक्वायरी हो रही है, ये सब कुछ जो है ये ऑफर नहीं होते हैं। ऑफर में क्लियर, क्या आप मेरी जमीन 50 लाख में खरीदेंगे या क्या आप अपना सामान मुझे इतने रुपए में बेचेंगे, बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। फिर हमने किया था ऑफर में बी कंडीशनल। ऑफर कंडीशनल हो सकता है। ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले यदि कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है तो वो फुलफिल होनी चाहिए। यदि ऑफर देने वाले ने एक्सेप्टेंस करने के लिए कोई कंडीशन बोली है तो वो पूरी होनी चाहिए। यदि आप कंडीशन ऑफर को एक्सेप्ट तो कर लेते हो लेकिन कंडीशन पूरी नहीं करते हो तो फिर वो ऑफर को एक्सेप्ट करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि 10 लाख रुपए वाली रोलेक्स वॉच ओम ने प्रियांशु को बोला, क्या बोला कि सर 10 लाख वाली रोलेक्स वॉच 3 लाख रुपए में दे दूंगा यदि आप मुझे ये पूरा 3 लाख रुपए आज दोपहर 12 बजे तक एडवांस लाके दे दे। तो कंडीशन क्या है? सारा पैसा एडवांस में आज 12 बजे तक चाहिए। प्रियांशु ने कहा एक्सेप्टेड, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल ही नहीं करी तो फिर ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, एन ऑफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन ऑफर शुड नॉट कंटेन द टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ऑफर में कोई भी ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। देखिए अब हमारा जो है कृष्णा जो है उसने कहा मैंने मोदी सर से 2 बार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया है, अपन तो मास्टर हो गए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। ठीक है, तो अब अपन सामने वाले को फंसाते हैं। कैसे? कि कृष्णा ने जिग्नेश को ऑफर दिया, क्या आप मेरी पीस ऑफ लैंड 50 लाख रुपए में खरीदना पसंद करेंगे? आई एम गिविंग यू एन ऑफर। और यदि आपने मेरे इस ऑफर का जवाब अगले 7 दिनों में नहीं दिया, अगले 7 दिनों में नहीं दिया आपने मेरे ऑफर का जवाब, तो मैं ये मान लूंगा कि आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, कृष्णा ने क्या होशियारी करी कि क्या आप मेरी जमीन 50 लाख में खरीदेंगे, और यदि 7 दिन में आपने जवाब नहीं दिया तो मैं ये मान लूंगा कि आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। सर ये है ना डॉट होशियारी, डेड होशियारी नहीं चलेगी। ठीक है, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। कि आपने मेरे सवाल का, आपने मेरे ऑफर का जवाब नहीं दिया, नॉन कंप्लायंस किया, तो हम ये मान लेंगे आपने हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। मेयर साइलेंस, कोई चुप रह गया तो उसने जवाब नहीं दिया, आगे ये भी पॉइंट आएगा मेयर साइलेंस वुड नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेंस वाले पॉइंट में आएगा। कोई चुप रह गया, उसने जवाब नहीं दिया, तो ये कोई है ना ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं होता है भाई, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, सो ऑफर शुड नॉट कंटेन द टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। जवाब नहीं दिया, नॉन कंप्लाई कर दिया आपने, तो हम ये मान लेंगे आपने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज एन ऑफर मे बी स्पेसिफिक ऑफर और ए जनरल ऑफर। कौन बताना चाहेगा स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है और जनरल ऑफर क्या होता है? मानस तू बताएगा। सर सर स्पेसिफिक ऑफर किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है। बिल्कुल,
और जनरल ऑफर जनरल ऑफर पब्लिक एट लार्ज या किसी के लिए, ओपन टू ऑल। ओपन टू ऑल। वेरी गुड। मैं थोड़ा सा इसमें मानस ने जो बोला है उसको और इम्प्रूव या एड ऑन कर देता हूं, एक सेकेंड देखिएगा। सर स्पेसिफिक ऑफर जो होता है, या तो वो एक स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाता है, जैसे कि राम ने ये जो ऑफर दिया है ये स्पेसिफिक पर्सन श्याम को दिया है, तो एक्सेप्ट करने का अधिकार किसको होगा, या तो श्याम को होगा या श्याम के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को होगा। ठीक है, केवल इन दो जनों को अधिकार होगा, बाकी कोई और पास में खड़ा हुआ यदि सुन रहा है ना तो उसको ये ऑफर नहीं था। मान लीजिए राम ने जब श्याम को ऑफर दिया, क्या मेरी कार 5 लाख में खरीदता है, तो पास में रहीम खड़ा हुआ था। ठीक है, रहीम ने ऑफर सुन लिया, रहीम ने कहा एक्सेप्टेड, मैं आपकी कार 5 लाख में खरीदता हूँ, बन गया हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट। सर इसको एक्सेप्ट करने का अधिकार नहीं था, तो इसने भले ही पास में खड़ा होकर सुन लिया और एक्सेप्ट कर लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, क्योंकि ऑफर राम ने श्याम को दिया था, या तो श्याम या उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ही इसको एक्सेप्ट कर सकता है। अब देखो स्पेसिफिक ऑफर जो होते हैं, या तो वो एक स्पेसिफिक पर्सन को दिए जाते हैं, या फिर वो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्संस को दिए जाते हैं, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्संस को। जैसे कि एक कंपनी है पी फाइजर, आप सबने नाम सुना होगा, ये एक मेडिकल दवाइयां बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, फार्मा कंपनी है। तो पी फाइजर ने मुंबई के जितने भी फिजिशियन डॉक्टर्स हैं, मुंबई के जितने भी फिजिशियन डॉक्टर्स हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक ऑफर लाया कि हम स्पेसिफिक आप लोगों के लिए एक डॉक्टर ओरिएंटेड टेबल चेयर का सेट है, वो हम बहुत कम रेट में उपलब्ध करवा रहे हैं, दिस इज ओनली फॉर दैट। या पी फाइजर ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करवाई, किसके लिए, मुंबई में जो भी फिजिशियन डॉक्टर्स हैं केवल उनके लिए। सो दिस ऑफर इज बीइंग गिवन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्संस ओनली, नेमली मुंबई के फिजिशियन डॉक्टर्स। पुणे के फिजिशियन डॉक्टर्स इसे चाहे तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, मुंबई के फिजिशियन डॉक्टर्स इसे चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक ऑफर जो स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्संस को दिया जाता है और केवल वही एक्सेप्ट कर सकते हैं। बोलो सर स्पेसिफिक ऑफर समझ में आ गया ना, which is given to a specific person or specific group of persons, only they or their authorized representative can accept. Now we come to more important term, which is general offer. General offer is that offer, as rightly pointed out by Manas, which is such an offer is given to public at large. Such an offer is given to public at large. Anybody from the public can accept that offer. For example, लालमन शुक्ला केस में जब बच्चा मिल नहीं रहा था, नौकर ढूंढने गया था और बच्चा मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो गौरी दत्त साहब ने क्या किया था, गौरी दत्त साहब ने अखबार में न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट प्रिंट कर दिया था कि जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको 500 रुपए इनाम में दिए जाएंगे। अब दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए जनरल ऑफर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए जनरल ऑफर। जिसने वो पढ़ा उसको ये ऑफर कम्युनिकेट हुआ, और जिसका जो भी वो काम कर सकता है वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। सो हमें जनरल ऑफर का मतलब क्या है, जनरल ऑफर मींस एन ऑफर व्हिच इज गिवन टू पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, जो चाहे उसे एक्सेप्ट कर सकता है। The main case law in this regard is Carbolic Smoke Ball Company versus Mrs. Carlyle. Carbolic Smoke Ball Company, एक्चुअल में केस का नाम था मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इसमें कौन बताएगा इस केस में क्या हुआ था, मोहित तू बताएगा। मोहित अग्रवाल। हाँ सर, इसमें क्या हुआ था कि हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो इसमें क्या हुआ था कि कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी ने ना एक न्यूज़पेपर में डाला था कि एक दवाई है उसके वजह से आपको वो एक बीमारी नहीं होगी, कोई एक सर्टेन बीमारी थी वो नहीं होगी।
तो मिसेस कार्लिन ने उसको कंज्यूम किया, लेकिन उनको फिर भी वो बीमारी हो गई, हाँ तो उन्होंने केस कर दिया। हाँ ठीक है, सही बोल रहे हैं। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी नाम की केस थी। अभी जैसे 2 साल पहले कोरोना फैला ना, वैसे ही उस समय इन्फ्लुएंजा फैला था। तो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट दिया कि ये हमारी स्मोक बॉल है, इसको जो भी प्रेस्क्राइब्ड मैनर में कंज्यूम करेगा, जो भी प्रेस्क्राइब्ड मैनर में कंज्यूम करेगा, उसको इन्फ्लुएंजा की बीमारी नहीं होगी। और यदि फिर भी प्रेस्क्राइब्ड मैनर में कंज्यूम करने के बाद में भी इन्फ्लुएंजा की बीमारी हो जाती है, तो हम उसे 100 पाउंड्स के तौर पे हर्जाना देंगे। और हम हमारे इसके प्रति सीरियस है, इसलिए हमने 1000 पाउंड्स अलग से ही एक बैंक अकाउंट में इसी पर्पस के लिए जमा करा दिए। सो एडवर्टाइजमेंट कि आप हमारी स्मोक बॉल कंज्यूम कीजिए, जो भी करेगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, होगा तो हम 100 पाउंड देंगे। दिस एडवर्टाइजमेंट was an example of general offer कि सर जनरल ऑफर होते हैं, ये कहां से निकल के आया था? ये मिसेस कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी से। अखबार में एडवर्टाइजमेंट जिन जिन ने पढ़ा उनको ऑफर मिला। जिस जिसने उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के और स्मोक बॉल प्रिस्क्राइब्ड मैनर में कंज्यूम करी, उसने ऑफर का एक्सेप्टेंस कर लिया और उतने कॉन्ट्रैक्ट बन गए। मान लीजिए 100 जनों ने इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के और स्मोक बॉल कंज्यूम कर ली गिवन वे में, तो सर ऑफर का एक्सेप्टेंस, फिर सेम ऑफर का दूसरा एक्सेप्टेंस, तीसरा एक्सेप्टेंस, तो 100 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बन गए बिटवीन दोस पर्संस एंड कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ठीक है। अब एक मिसेस कार्लिन थी जिन्होंने उस स्मोक बॉल को प्रेस्क्राइब्ड वे में कंज्यूम किया, लेकिन फिर भी उनको इन्फ्लुएंजा हो गया। तो उन्होंने स्मोक बॉल कंपनी को बोला, लाओ मेरा 100 पाउंड का हट जाना। स्मोक बॉल कंपनी ने कहा, तुम्हारे मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट तो बना नहीं है, तो हम काहे को तुमको 100 पाउंड देवे। बात कोर्ट तक पहुंची। कोर्ट ने बोला, देखो, सबसे पहले कंपनी ने बोला कि सर ऐसा थोड़ी होता है कि एक ही ऑफर हजारों जनों को जा सकता है। तो कोर्ट ने बोला, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए जनरल ऑफर व्हिच इज गिवन टू पब्लिक एट लार्ज। तो जनरल ऑफर्स होते हैं। इस केस से सबसे पहले ये निकल के आया कि जनरल ऑफर्स होते हैं व्हिच आर गिवन टू पब्लिक एट लार्ज। फिर दूसरा क्या निकल के आया, जिसने कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने कहा, सर जैसे ऑफर कम्युनिकेट होना जरूरी है, वैसे ही एक्सेप्टेंस भी तो कम्युनिकेट होनी वापस जरूरी है हमको। ठीक है, मिसेस कार्लिन या किसी ने भी एक्सेप्टेंस हमको वापस कम्युनिकेट थोड़ी ना करी है, तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है। तो कोर्ट ने बोला, ये सच बात है कि मैक्सिमम केसेस में एक्सेप्टेंस वापस कम्युनिकेट होनी चाहिए, दिमाग में रखने से एक्सेप्टेंस नहीं होती है। लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है कि किसी बंदे ने, मान लीजिए मिसेस कार्लिन ने, यदि उस प्रेस्क्राइब्ड वे में आपका ऑफर पढ़ के और दवाई कंज्यूम कर लिए, दैट इज इन इटसेल्फ एन एग्जांपल ऑफ एक्सेप्टेंस कि उन्होंने आपका ऑफर एक्सेप्ट किया है। कुछ केसेस में एक्सेप्टेंस वापस कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं होती है। ये वैसी सिचुएशन है जिसमें कि आदमी के एक्ट से ही उसका एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा कि उसने आपकी स्मोक बॉल कंज्यूम करी। तो सर कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी से पहली बात निकल के आई कि जनरल ऑफर्स व्हिच आर गिवन टू पब्लिक एट लार्ज होते हैं। दूसरा बात निकल के आई कि कुछ केसेस में एक्सेप्टेंस वापस कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, केवल एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग या डूइंग द डिजायर्ड थिंग इज वुड बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से कोर्ट ने माना कि कॉन्ट्रैक्ट बना था और आप उसे 100 पाउंड देने के लिए बाध्य होंगे मिसेस कार्निल को, और मिसेस कार्निल की जीत हुई। केस लॉ समझ में आ गया पूरा? बोलिए, बोलो सर, यस और नो? भाई सो रहे हो क्या? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। सर समझा। समझा, वेरी गुड। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है केस लॉ में? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इस पॉइंट में एक पॉइंट और आता है जनरल ऑफर्स में, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जनरल जैसे स्पेसिफिक ऑफर भी दो होते हैं ना, कि वन विच इज गिवन टू अ स्पेसिफिक पर्सन, वन विच इज गिवन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्संस। उसी तरीके से जनरल ऑफर्स भी दो तरीके के होते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, आपको नोट्स में कहीं या फिर कहीं आपको टेक्स्ट में नहीं मिलेगा। ऐसा जनरल ऑफर विच इज गिवन टू पब्लिक एट लार्ज जिसका केवल एक एक्सेप्टेंस होके एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है।
और ऐसे जनरल ऑफर्स जिसके मल्टीपल एक्सेप्टेंस होके मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं। सर मल्टीपल एक्सेप्टेंस और मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट का तो एग्जांपल हो गया सर कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस। जितने लोगों ने वो स्मोक बॉल कंज्यूम करी थी उतने लोगों का कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स। और दूसरा क्या हो गया, एक ऑफ सर ऑफर तो पब्लिक एट लार्ज को दिया है लेकिन उसे कोई एक ही जन एक्सेप्ट कर सकता है। इसका एग्जांपल हो गया सर लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ठीक है, ऑफर तो दिया था जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा, जिसने वो ऑफर पढ़ा वो उसको वो ऑफर कम्युनिकेट हो गया। लेकिन सर बच्चा ढूंढ के लाने का काम एक ही तो जना कर सकता है, तो उस ऑफर का एक ही तो एक्सेप्टेंस हो सकता है और एक ही तो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ये बात समझ में आ गई कि जनरल ऑफर्स भी ऐसे भी, ये भी एग्जाम्पल है जनरल ऑफर का, ये भी एग्जाम्पल है जनरल ऑफर का। बोलो सर, आ गई समझ में? हाँ सर। ठीक है। नाइन्थ पॉइंट, ऑफर में बी पॉजिटिव ऑफर और अ नेगेटिव ऑफर। पॉजिटिव ऑफर, ऑफर टू डू समथिंग, नेगेटिव ऑफर, ऑफर नॉट टू डू समथिंग। ये अपन पढ़ चुके हैं, ऑफर कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव ऑफर भी हो सकता है, नेगेटिव ऑफर भी हो सकता है। ऑफर में बी आइदर एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर। सर एक्सप्रेस ऑफर, such an offer which is made using words either in oral or in writing, ये अपन पढ़ चुके हैं। और इम्प्लाइड ऑफर विच इज मेड यूजिंग द कंडक्ट ऑफ द पार्टी, कुली वाला एग्जाम्पल, चाय की थड़ी वाला एग्जाम्पल, चाय सजा के रख देता है। ठीक है, सो ऑफर एक्सप्रेस ऑफर भी हो सकते हैं, ऑफर इम्प्लाइड ऑफर भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये 10 पॉइंट तो अपन ने कर लिए। अब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट गया है, पॉइंट नंबर 3। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर या इनविटेशन टू रिसीव ऑफर। जब अपन ने पढ़ा है सर जनरली ट्री कहां से चालू होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मेक्स एग्रीमेंट, एग्रीमेंट व्हेन लीगली एनफोर्सिएबल इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। हम कहते हैं कि सर एक बंदे ने दूसरे को ऑफर दिया, वहां से चालू होता है। लेकिन कई बार इससे पहले भी एक स्टेप आ जाता है कि सर इनविटेशन टू ऑफर या इनविटेशन टू रिसीव ऑफर। एक तो अपन पढ़ते हैं एक्स ने वाई को बोला क्या आप मेरी कार 5 लाख में खरीदेंगे। ये तो सीधा सीधा ऑफर हो गया, वाई इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एक्स वाई को बोलता है देख ये मेरी कार है, मैं इसे बेचने में इंटरेस्टेड हूँ, तू बता तू कितने में खरीदना, यदि तू खरीदना चाहता है तो कितने में खरीदना चाहता हूँ। तो वाई ने एक स्टेटमेंट बोला मैं तेरी कार 4 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ, बोल बेचेगा। तो इसने क्या किया, पहले इनवाइट किया कि तू मेरे को ऑफर दे। सो एक्स ने इनविटेशन टू ऑफर दिया, वाई ने ऑफर दिया। अब एक्स के हाथ में है कि इसे ऑफर को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। बोलो सर समझ में आया? तो ऑफर यदि एक्स वाई को दे रहा है तो मतलब अपर हैंड किसका है, वाई का हो जाता है कि उस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन एक्स ने वाई को यदि इनविटेशन टू ऑफर दिया है, इनवाइट किया है कि तू मुझे ऑफर दे, तो वाई एक्स को ऑफर देगा, तो एक्स का अपर हैंड हो जाएगा कि वो उस ऑफर को चाहे तो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। पहले केस में जहां एक्स वाई को ऑफर दे रहा है कार 5 लाख में खरीदता है क्या, वहां वाई ने यदि एक्सेप्ट बोल दिया ना तो एक्स के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, सीधा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, सीधा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, और एक्स को और वाई को वो बातें माननी पड़ेंगी। जबकि इधर एक्स के हाथ में क्या है, वाई ने, एक्स ने वाई को इनवाइट किया तू ऑफर दे, वाई ने ऑफर दिया, तो एक्स के हाथ में है वो ऑफर को चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है सर, इनविटेशन टू ऑफर क्या है ये समझ में आ गया। अब एग्जाम में बड़े ही पेट क्वेश्चंस आते हैं कि इनविटेशन टू ऑफर से रिलेटेड। हम अभी 5 या 6 वैरायटीज देखेंगे कि इनविटेशन टू ऑफर की ये 6 वैरायटीज हैं। सबसे पहले डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन शॉप और शोरूम विद अ प्राइस टैग ऑन देम इज नॉट एन ऑफर, रेदर इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। मेरा एग्जांपल याद करो, अपनी सिया जा रही थी मार्केट से, ठीक है, रास्ते में शोरूम में, कांच के दरवाजों में शोरूम में उसको ये डमीज के ऊपर
या फिर ड्रेस लटकती हुई मिली विद अ प्राइस टैग ऑफ 5000, जीन्स लटकती हुई मिली 5000 रुपए की। सो ये जो डिस्प्ले ऑफ गुड्स हो रहा है इन अ शोरूम, it is not an offer from the shopkeeper to you, it is not an offer कि आप बोले सिया को वो जीन्स इतनी पसंद आई, बोला जाके ये लो एक्सेप्ट किया तुम्हारा ऑफर 5000 रुपए में खरीदने का, अब ये हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, नहीं। Rather, display of goods with a price tag on them is an example of invitation to offer. तो शॉपकीपर क्या कर रहा है, शॉपकीपर ने सिया को इनविटेशन टू इनवाइट किया, तू मुझे ऑफर दे। सिया ने बोला भैया मैं ये जीन्स 5000 रुपए में खरीदना चाहती हूँ, तो सिया ने ऑफर दिया शॉपकीपर को। बदले में शॉपकीपर के हाथ में ऑप्शन है, वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है। सिया उसे बाइंड नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि सिया ने एक्सेप्ट नहीं किया है, रेदर सिया ने ऑफर दिया है जिसे शॉपकीपर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। सो सिया कैन नॉट फोर्स द शॉपकीपर टू सेल दिस जीन्स टू हर। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, मान लो आप सब गोरेगांव मलाड इधर ही रहते हो, तो आपके वो जो आसपास शोरूम्स है ना, कौन से बहुत अच्छे अच्छे, उधर रैक्स लगे हुए हैं, रैक्स में पार्ले जी बिस्कुट जमा हुआ है, ठीक है, विद प्राइस टैग। रैक्स में अपने बहुत अच्छे अच्छे चॉकलेट बिस्किट्स जमे हुए हैं, ठीक है, तो हाइड एंड सीक जमा हुआ है विद प्राइस टैग ऑफ ₹20 या 30। सो दैट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर फ्रॉम द शॉपकीपर और द मॉल टू यू कि क्या आप उन्हें ऑफर दीजिए इस बिस्किट को 20 रुपए में खरीदने का। आप मान लीजिए एग्जाम का पेट क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था, मिसेस सरिता हैं। मिसेस सरिता एक बार ये ऐसे ही रैक्स में से सामान उठाया, अपनी बास्केट में डाला, ठीक है, और कैशियर के पास में चली गई कि लो भाई बिल बना दो, ये मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मेरे को ये खरीदना है। कैशियर ने उनको ये माल बेचने से मना कर दिया। मिसेस सरिता आपसे लीगल ओपिनियन ले रही हैं कि जब उसने डिस्प्ले में ऑफर दिया था, मैंने वो गुड सेलेक्ट किए, तो मैंने उसका एक्सेप्टेंस किया, तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो फिर ये माल मुझे बेचने से मना थोड़ी कर सकता है। तो आपको आंसर देना है मिसेस सरिता का सोचना गलत है, क्योंकि डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद अ प्राइस टैग ऑन देम इज एन एग्जांपल ऑफ इनविटेशन टू ऑफर। तो मॉल वाले ने सरिता जी को इनविटेशन टू ऑफर दिया है, बदले में सरिता जी ने उन चीजों को 20 रुपए में 30 रुपए में खरीदने का ऑफर मॉल वाले को दिया है। मॉल वाला उस ऑफर को चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है, इसलिए मिसेस सरिता उसे फोर्स नहीं कर सकती है। सर ये बात समझ में आ गया? पहला एग्जांपल बोलो हाँ या ना, समय बहुत कम है, जल्दी बोलो। हाँ सर। ठीक है, ये याद रखना, केस टू केस बेसिस पे आपको निकालना होगा इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कभी भी कंफ्यूज मत होना। सेकंड, price list of goods does not constitute an offer for sale of certain goods on listed prices, it is an invitation to offer। सर प्राइस लिस्ट ऑफ गुड्स, दो तीन एग्जांपल देखते हैं अपन इसके। सर आप लोग सब होटल जाते हो, होटल में आप जाते हो तो मेन्यू कार्ड होता है, मेन्यू कार्ड में वो होता है डोसा सर 200 रुपीज का, मसाला डोसा सर, पिज्जा सर 300 रुपीज का, सर बर्गर सर 80 रुपीज का। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइस लिस्ट एंड मेन्यू। तो ये होटल वाले की तरफ से आपको ऑफर नहीं है कि आप डोसा 200 में लो, पिज्जा 300 में लो, रैदर इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। आईटीओ है ये, एक होटल वाला इनवाइट कर रहा है कि आप उसे ऑफर दो, मुझे एक डोसा चाहिए 200 रुपए में, मुझे एक पिज्जा चाहिए 300 रुपए में। बदले में होटल वाला आपके ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। यदि सामान बनाने का है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, ओके। यदि सामान नहीं है, डोसे का सामान खत्म हो गया, पाव भाजी इतनी आज बिक गई कि अब फर्दर सामान है ही नहीं, तो वो कहेगा मैम पाव भाजी खत्म हो गई, आप कुछ और ऑर्डर कर लीजिए, तो उसने आपके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। सो दिस प्राइस लिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ इनविटेशन टू ऑफर फ्रॉम होटल टू यू। बदले में आपने उसे ऑफर दिया, मुझे पिज्जा या पाव भाजी चाहिए, बदले में वो आपको ऑफर या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। प्रोसेस इस तरीके से चलेगी, आप उसे बाइंड नहीं कर सकते, नहीं ये ऑफर था, मैंने एक्सेप्टेंस किया, अब डोसा कहीं से भी लाके खिलाना पड़ेगा तेरे को, ठीक है। नेक्स्ट, बुक वेंडर्स होते हैं बेटा, आप लोग जहां से किताबें खरीदते हैं जाके,
बुक वेंडर्स के पास में बुक पब्लिशर्स, जैसे आप लोगों ने एक बुक पढ़ी होगी ना, एस चांद करके एक पब्लिशिंग हाउस है, या टीएमएच है, टाटा मैग्रा ऑयल है। तो टीएमएच ने अपने क्या है, एक प्राइस लिस्ट निकाली हुई है, जिसे कहते हैं ना अपन एक क्या बोलते हैं यार, मेरे को नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। प्राइस लिस्ट निकाली हुई है, कैटलॉग, सॉरी कैटलॉग, कि ये साइंस की किताब, फिजिक्स की ये इतने की, ये अकाउंट्स की किताब ये इस ऑथर की इतने की, ये इतने की। दिस प्राइस लिस्ट is an example of invitation to offer from the book publisher to book vendor। तो इनवाइट कर रहा है, ये किताब इतने रुपए में खरीदने के लिए ऑफर दो। बदले में बुक वेंडर जो है, जब वो ऑर्डर डालता है, मुझे फिजिक्स की 100 किताब चाहिए इस ऑथर की इतने रुपए में, मुझे केमिस्ट्री की चाहिए, मुझे अकाउंट्स की चाहिए, मुझे बायोलॉजी की चाहिए, ठीक है, तो बुक वेंडर ऑफर कर रहा है, जिसे बुक पब्लिशर वापस एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा। कई बार होता है कि बुक्स छपी हुई नहीं होती हैं, तो रिजेक्ट भी कर सकता है। तो आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। प्राइस लिस्ट ऑफ गुड्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर, रेदर इट्स एन इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है जी, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, थर्ड पॉइंट एक सेकंड के लिए होल्ड करना। फोर्थ पॉइंट, शेयर प्रोस्पेक्टस इशूड बाय अ कंपनी टू इशू इट्स शेयर्स। सर आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको ध्यान है कि प्रोस्पेक्टस कोई कंपनी इशू करती है जब उसे शेयर्स अलॉट करके पैसे मार्केट से उठाने की जरूरत होती है, तो प्रोस्पेक्टस वो चीज है। तो सर ये प्रोस्पेक्टस जो है, उसमें कंपनी आपको अपना एक शेयर 10 रुपए में खरीदने का ऑफर नहीं कर रही है, ये ऑफर नहीं है, ये क्या है? प्रोस्पेक्टस इज एन एग्जांपल ऑफ इनविटेशन टू ऑफर। कंपनी आपको इनवाइट कर रही है कि आप आइए कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए, 10 रुपए में आप कंपनी को ऑफर दीजिए। तो मिस्टर एक्स ने, वाई ने, जेड ने, ए बी सी ने, सब ने प्रोस्पेक्टस पढ़ा, उसमें से इन 3 जनों ने वापस ऑफर लगाया, मुझे कंपनी के इतने शेयर 100 रुपए में चाहिए। कंपनी चाहे तो उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर सकती है, चाहे तो रिजेक्ट कर सकती है। एक्सेप्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और शेयर्स अलॉट कर देंगे, रिजेक्ट किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ऐसा क्यों जरूरी है? कई बार क्या होता है, कंपनी ने 1000 शेयर इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस निकाला, लेकिन एप्लीकेशंस आ गई 5000 शेयर की। तो कंपनी को राइट मिलना चाहिए ना एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का, ठीक है? तो issuance of prospectus by a company is an example of invitation to offer, जिसे पढ़ के आप लोग ऑफर देंगे, मुझे कंपनी के शेयर खरीदने, इतने शेयर 10 रुपए में, जिससे कंपनी या तो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। 1000 की ट्यून की एक्सेप्ट कर लेगी, बाकी 5000 की रिजेक्ट कर देगी एप्लीकेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑक्शन सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्शन समझते हो ना रे? ऑक्शन सेल, हैमर पड़ता है 1 2 3, नीलामी करी जाती है, वो वाली ऑक्शन सेल, ठीक है? या जोर जोर से 10,001, 10,002, 10,003, खत्म। तो ऑक्शन सेल करने के लिए जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इनविटेशन टू ऑफर एंड नॉट एन एग्जांपल ऑफ ऑफर। ठीक है, आप उस इनविटेशन को पढ़ के उस जगह पे जाके बोली लगाएंगे, ऑफर करेंगे, मुझे ये पुराना घोड़ा, एंटीक घोड़ा 10,000 रुपए में चाहिए, तो फिर 10,000 से ऊपर किसी ने बोली नहीं लगाई तो 10,001, 2, 3 हैमर पड़ा और फाइनल हो गया, ऑफर का एक्सेप्टेंस हो जाएगा। ठीक है, हैमर पड़ने पे या उस तरीके से, और कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑक्शन सेल का एडवर्टीजमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ इनविटेशन टू ऑफर एंड नॉट एन ऑफर, जिसे पढ़ के आप बोली लगाने वाले वहां ऑफर देंगे, जिसे ऑक्शन हाउस वाला एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। ठीक है, बोलो समझ में आया या नहीं आया? अभी फास्ट। हाँ सर, समझा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है बेटा, समझना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक ऑक्शन हाउस ने गुजरात में एक एडवर्टीजमेंट निकाला कि मुंबई में इतनी तारीख को, 10 तारीख को सवेरे 9 बजे ऑक्शन हेल्ड किया जाएगा इन चीजों का। गुजरात में एडवर्टाइजमेंट निकाला, जिसे पढ़ के हमारा मानस गुजरात से मुंबई पहुंच गया 10 तारीख को 9 बजे डेस्टिनेशन पे। बट टू इज सरप्राइज, मानस को सरप्राइज हुआ
ऑक्शन के गेट पे ताला लगा हुआ था, ऑक्शन हाउस के गेट पे, और वहां पर कोई नीलामी नहीं चल रही थी। ठीक है, मानस ने ठोका केस ऑक्शन हाउस पे कि इन्होंने जो ऑक्शन सेल का एडवर्टाइजमेंट दिया वो ऑफर था, जिसे पढ़ के मैं वहां पर बोली लगाने पहुंचा, तो मैं एक्सेप्टेंस कर रहा हूं, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, इसने इसने ऑक्शन हेल्ड ही नहीं करी, तो मेरा नुकसान हो गया, तो मुझे डैमेजेस दिलाए जाए। कोर्ट ने डिसाइड किया, सर दिस एडवर्टीजमेंट ऑफ ऑक्शन सेल इज एन एग्जांपल ऑफ इनविटेशन टू ऑफर। आप वहां ऑफर लगाने पहुंचे थे, ऑफर लगा ही नहीं, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ तो किस बात का डैमेज और किस बात का जाना भरपाई, इसलिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, कोटेशन ऑफ प्राइसेस सेंड इन रिप्लाई और क्वेरी रिगार्डिंग प्राइसेस। मान लीजिए जिग्नेश एक शू शॉप ओनर है। जिग्नेश ने शू वेंडर से पूछा कि है ना, शू मैन्युफैक्चरर से पूछा, यार ये मेरे को ये मॉडल के ये शूज चाहिए भाई, क्या प्राइस है। तो इसने बदले में रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया, देख ये वाला मॉडल इतने रुपए का, ये इतने रुपए का, ये इतने रुपए का। तो ये जो रिप्लाई कोटेशन इसने भेजा है ना, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर। तो अब ये शू मैन्युफैक्चरर ने जिग्नेश को इनवाइट किया है कि आप हमें ऑफर दो। तो फिर जिग्नेश ने बोला, देख मुझे ये वाला शूज इतने, ये वाला शूज इतने पीस इतने रुपए में, ये वाला शूज इतने पीस इतने रुपए में। बदले में जिग्नेश ने ऑफर दिया, जिसे शू मैन्युफैक्चरर चाहे तो एक्सेप्ट करे, चाहे तो रिजेक्ट करे। तो किसी ने आपसे प्राइस इंक्वायरी करी है शू मैन्युफैक्चरर से, प्राइस इंक्वायरी के बदले में आपने यदि कुछ कोटेशन भेजा है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर एंड नॉट एन ऑफर। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट, advertisement in newspaper inviting tenders for supply of goods is an example of invitation to offer। सर एडवर्टाइजमेंट पढ़ते ही बच्चों का दिमाग घूम जाता है कि सर अखबार में एडवर्टाइजमेंट देना तो इज एन एग्जांपल ऑफ ऑफर। सर ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, अखबार में एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ ऑफर भी हो सकता है, इनविटेशन टू ऑफर भी हो सकता है। लालमन शुक्ला केस में और कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस में क्या हुआ था, जनरल ऑफर गया था, ऑफर हुआ था। जो अखबार में एडवर्टाइजमेंट छपवाया वो ऑफर ही था, जो हमारे बच्चे को ढूंढ के लाएगा, या जो इसे प्रेस्क्राइब्ड वे में कंज्यूम करेगा, उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा तो हम 100 पाउंड देंगे। ठीक है, ये ऑफर थे। अब सर यदि टेंडर इनवाइट करने का एडवर्टाइजमेंट है कि हमें 100 चेयर की जरूरत है, 100 कुर्सियों की जरूरत है, 100 कंप्यूटर्स की जरूरत है, 100 टेबल की जरूरत है, जो भी इस मेक की सप्लाई करना चाहते हैं वो कृपया टेंडर भरें। तो ये एडवर्टाइजमेंट विच इज इनवाइटिंग टेंडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर। एक्स कंपनी को 100 कंप्यूटर्स की जरूरत थी, उसने अखबार में एडवर्टाइजमेंट ठोक दिया, 100 कंप्यूटर्स इस प्रेस्क्रिप्शन इस कॉन्फ़िगरेशन के चाहिए, जो सप्लाई करना चाहते हैं वो करें। So this advertisement is an example of invitation to offer from company X to public at large. Now जिग्नेश का, मानस का और सिया की फर्म थी, तीनों ने टेंडर भरा। तो इनविटेशन टू ऑफर के लिए तीनों ने ऑफर किया, मैं 100 कंप्यूटर्स, एक कंप्यूटर 50,000 की रेट पे, मैं 100 कंप्यूटर्स, एक कंप्यूटर 49,000 की रेट पे, मैं 100 कंप्यूटर, एक कंप्यूटर 48,000 की रेट पे सप्लाई करने को तैयार हूँ। 3 ऑफर्स मिले, बदले में एक्स कंपनी को जो भी सही लगेगा उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे, बाकी को रिजेक्ट कर देंगे। सो एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग टेंडर्स इज एन एग्जांपल ऑफ इनविटेशन टू ऑफर, नॉट ऑफर। जिसे पढ़ के आप टेंडर भर रहे हैं मतलब ऑफर कर रहे हैं, जिसे कंपनी एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। सो एडवर्टाइजमेंट कैन बी आइदर ऑफर और कैन बी इनविटेशन टू ऑफर। If it is inviting tender, it is an invitation to offer. If it is like this, it is an example of offer. बोलो सर, examples of invitation to offer समझ में आ गए या नहीं आ गए? घूमना मत। यदि अलग अलग सिचुएशन में आपको फंसाने की कोशिश करें, ध्यान रखना। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के बीच में डिफरेंसेस करिएगा, ये 6 डिटेल्स में करिएगा। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वाला केस करिएगा, लालमन शुक्ला वाला केस करिएगा, ये 10 के 10 एक जगह पे ढंग से याद करके लिख लीजिएगा अलोंग विद केस लॉज। कल हम
कल और परसों छुट्टी रहेगी 4 और 5 की, ठीक है। सर हाँ जी। सर ये इसका पीडीएफ शायद से मेरे पास नहीं है, तो भेज सकते हो, क्योंकि प्रिया बेटा मिस जी, बोली वो अरे बेटा जी कल ही भेजा है, ध्यान से देखो आप, कल भेजा है मैंने आपको चैप्टर 2 का, सर। चैप्टर 2 का भेजा है। तेरे को याद नहीं है, मेरे को याद है, मैं 100% श्योर हूँ मैंने तेरे को भेज दिया है, देख ले मिल जाएगा। हाँ सर, चेक करके बोलता हूँ। ठीक है ठीक है, ये सब लिखिए, इनविटेशन टू ऑफर और अलग अलग सिचुएशंस ध्यान से कीजिए, ठीक है। इतना सा ही होमवर्क है, थोड़ा सा आगे टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़ के आना ताकि बहुत जल्दी समझाऊं, और एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन पढ़ के आना। 6 तारीख को हम लोग वापस मिलेंगे, ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। 1 मिनट होल्ड करना भाई, बाय बाय, चलिए, थैंक यू।